हेलो एवरीवन। नमस्कार, राधे राधे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो सीसीएस कंडक्ट रूल है 1964। एंड कुछ स्ट्रेटजी भी मैं शेयर कर देता हूँ उसके पहले। सो बेसिकली काफ़ी एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस थे कि कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अभी के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, जैसा कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, सीसीएस सीसीए रूल है, सीसीएस लीव रूल्स है, सीसीएस एलटीसी रूल्स है। इतने पे आप अभी कंसंट्रेट करिए एंड प्लस ऑफिस प्रोसीजर। जब आपको टाइम मिले एक्स्ट्रा तब आप जीएफआर की तरफ जाइए एंड अदर चीज़ें कवर करिए, जैसे एमएसईपी है। कर मैं सब कवर करा दूंगा, बट अभी के लिए आप मेन कंसंट्रेशन पहले सीसीएस रूल्स होना चाहिए। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस इसमें गलत हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली लोग सर्विंग हैं और उनको इसका बहुत अच्छे से आइडिया होता है। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि ये सीसीएस कंडक्ट रूल की पीडीएफ फाइल है, जो कि डीओपीटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डीओपीटी की वेबसाइट से। कई लोग स्वामी के हैंडबुक से पढ़ने का ट्राई करते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल या सीसीएस सीसीए रूल। ये मैं आपको बता दूं कि उतना बेनिफिशियल नहीं है स्वामी की हैंडबुक से पढ़ना। रेदर देन आप ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़िए, या इसका प्रिंट आउट ले लीजिए अगर आपको पीडीएफ से पढ़ने में प्रॉब्लम है तो। क्योंकि मैंने जो पेपर दिए हुए हैं पहले, एंड अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक एक पैराग्राफ से तीन तीन चार चार क्वेश्चन उठे हैं ना। 3 से 4 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से हैं, डायरेक्ट पीडीएफ से है। समझाया स्वामी में नो डाउट अच्छा है, बट आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जानना बहुत जरूरी है, वरना कन्फ्यूजन होगी। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये ध्यान दीजिए कि जो रूल नंबर है उस रूल के अगेंस्ट में क्या दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। तो पहला तो ये फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, जो भी आप समझिए इसको। इसमें कंफ्यूजन होगी, इसलिए इसको 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज करिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एंड डिफिनेशंस पूछ लेते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद करिएगा। ट्रिक्स हैं इसकी कुछ, मैं वो भी ग्रुप पे डाल दूंगा उसको याद करने की भी। एंड इजी वे में हो जाएगा, आपको पहले इतना आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जैसे आप ये ओपन करते हैं, अब सेकंड पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो कंसंट्रेट करना है कि किस पे रूल्स अप्लाई होंगे एंड किस पे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्शंस देखने हैं। जैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में थे, क्लास 11 12 में थे, तो क्या देखते थे कि केमिस्ट्री क्या एक्सेप्शंस है, या क्या रूल किस पे नहीं लागू होता है। या इंग्लिश में आप देख लो, कई ऐसे एक्सेप्शन होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, यही होता है कि जो चीजें सबको पता है वो तो जल्दी पूछेगा नहीं वो, और जो एक्सेप्शन है वो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आया कब है, 1964 में आया है, पहले तो ये याद रखिए। दूसरी चीज, किस डेट को आया है वो भी याद कर लीजिएगा। यार वो मैं नोट्स में अपने प्रोवाइड कर दूंगा कि कब मिलेगा, कब नहीं, कब आया था। सबसे पहले रेलवे सर्वेंट पर लागू नहीं होता है, यानी जो भी रेलवे बोर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है रेलवे बोर्ड का, उन पे ये लागू नहीं होता। कोई भी ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर पर ये लागू नहीं होगा। एंड अब देख लीजिए, होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन विच द प्रेसिडेंट हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीस रूल्स हैव नॉट अप्लाई, यानी जिस पे प्रेसिडेंट बोल दे कि भाई ये अप्लाई नहीं होना है, उस पे अप्लाई नहीं होगा। सो सबसे पहले तो ये पढ़ लीजिएगा। ऐसे किसी गवर्नमेंट सर्वेंट पर अप्लाई नहीं होगा जिसकी पेमेंट 500 पर मेंशन एक्सीड करती है। किन केसेस में, ये जो केसेस आपके मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या है, स्टार्ट करते हैं कि भाई रूल्स क्या है क्या नहीं, बट एक्सेप्शन उनको पता ही नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मोस्टली जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे, जहां भी किसी डेफिनेशन की बात आएगी, किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन की बात आती है तो मोस्टली सेकंड पॉइंट में रहता है। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि सीसीएस है, नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड रूल्स है। तो मोस्टली जहां भी गवर्नमेंट है उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है। मेंबर्स ऑफ फैमिली कौन कौन से होते हैं, ये यहीं से देख लीजिए कि वाइफ और हस्बैंड है, सन और डॉटर है, स्टेप सन है क्या नहीं। इसके भी अपने नोट्स में एक प्रॉपर बना लीजिए कि आपको पता है आपके परिवार में कौन कौन है। अब आप देखिए कि इसमें जो डिफिनेशन दी हुई है वो आपके परिवार से मैच कर रही है, एंड देन आपको पता चलेगा कि यार कुछ एक्सेप्शन है इसके, तो वो अलग से लिख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये जनरल है, इतना
ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं कि भई इंटीग्रिटी तो मेंटेन करनी है, डिवोशन टू ड्यूटी होनी चाहिए, दीज़ आर द बेसिक थिंग्स। एक बार रीड कर लीजिए, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे ये करना ही करना है ना? इससे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं, और बनते भी हैं तो आप कॉमन सेंस से अपने सॉल्व कर सकते हैं इनको, रेदर देन रटने के। अब आता है, यहाँ से कोर्स शुरू होता है 3A प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। इसका मतलब क्या होता है? ए और बी में जो पॉइंट दिया हुआ है, ये मैं बताऊंगा, सीआईई 2023 के में पूछा हुआ है शायद ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एनसीईआरटी का पेपर भी मैं आज टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके। उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें प्रॉम्प्टनेस एंड कर्सी का क्या मतलब है, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि अपने जो ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, उसमें अच्छे से करना है उसको, कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक मैनर नहीं करना है। ऑफिशियल डीलिंग में उसको फालतू के डिलीज नहीं करने हैं, जल्दी डिस्पोज करना है वर्क, ठीक है? दूसरा, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये तो सब याद कर लेंगे कि 3B में ये है, बट कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी? तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है? कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे सी से कल्चरल हो गया, एम से मैरिज हो गया ना, और प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए पी तो CMP, ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिए। एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब ऑब्जर्वेंस तो है गवर्नमेंट पॉलिसी की, लेकिन सिर्फ इन्हीं 4 मैटर्स में, ठीक है? नाउ 3C, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। इसमें इतना ही याद करने लायक है, क्योंकि पॉज की मैं अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें मैं आपको कुछ पॉज की डिटेल्स बता दूंगा। तो अभी के लिए आप बस ये याद रखिए कि 3C में क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, और इसमें क्या क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्या मतलब होता है, फिजिकल कांटेक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, ये चीजें होती हैं। और ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, वर्क प्लेस क्या क्या होता है, इसमें ये देख लीजिएगा कि मतलब ऑफिस मतलब सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, ठीक है? क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इन जनरल क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि यार ऑफिस बिल्डिंग होगी, बट बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ पे आप खेलते हैं, जहाँ पे रहता है कोई इंसान, वो सब भी कवर्ड है वर्क प्लेस में। अब इसके बाद से मैं आपको अपने नोट से कवर करा देता हूँ, वरना फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जितने भी रूल नंबर है वो इस PDF के फर्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है, यहीं से कर लीजिएगा। तो रूल नंबर के लिए मैं कुछ आपको अलग से नहीं दे रहा हूँ, मैंने भी यहीं से याद किया है, मोस्टली लोग यहीं से याद करते हैं। इधर से देख लीजिएगा एक बार। नाउ, जैसे चौथा नंबर पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप देखिए, चौथा नंबर पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स। अब इसमें दिया है कि भाई कोई भी जो क्लास 1 ऑफिसर है, वो बिना प्रीवियस सेंशन के अपने बेटा या बेटी को कोई भी एम्प्लॉयमेंट किसी फर्म में नहीं लेने दे सकता, ठीक है? लेकिन अगर जहाँ पे ऐसी एक्सेप्टेंस के लिए वो वेट नहीं कर सकता, जहाँ इंतजार नहीं कर सकता है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, एंड बाद में परमिशन ली जा सकती है, ठीक है? एंड कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगी उसको, सीसीएस कंट्रोल के अगेंस्ट है ये, ठीक है? आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, तो ऑफकोर्स डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, फाइनल डिसीजन होगा वो, ठीक है? ये नहीं कि आप झंडा लगा के घूम रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, है ना? तो वो नहीं करना है, ये भी सीसीएस कंट्रोल के अगेंस्ट में है। अब ये मैंने आपको कवर कराया अभी पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, इजी वे में बता रहा हूँ, नोट्स भी शेयर कर दूंगा, 7 से 8 पन्ने हैं, वो आपके लिए इजी रहेगा। नाउ, पॉइंट नंबर 6, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। अब पॉइंट नंबर 6 पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं बता दूं कि भाई कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे किसी एसोसिएशन का मेंबर नहीं होना चाहिए जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो, है ना? भारत के अगेंस्ट हो, भारत देश के, हमारे देश के अगेंस्ट हो, या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, ठीक है? कोई भी स्ट्राइक, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारे देश के अगेंस्ट हो, उसके, या सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, या फ्रेंडली रिलेशन किसी फॉरेन स्टेट के साथ हो उसके अगेंस्ट हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह की ऐसी स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या किसी ऐसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो सर्विस मैटर के रिगार्डिंग हो, या गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड हो, ठीक है? नाउ, पॉइंट नंबर 8, कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। किसी भी प्रेस या किसी भी अदर मीडिया के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं आप,
है ना, जिसमें एडिटिंग है, मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर है। 9th में क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, आप अपने देश की सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन अब देखिए इस येलो पर उन्होंने जो हाईलाइट किया है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर ड्यूटी है ट्रेड यूनियन के आप मेंबर हो, है ना, तो फिर तो आपका ये ड्यूटी हो गई कि आप भाई अपने कंडीशंस के लिए कुछ बोल पाओ, अपने वर्क कंडीशंस के लिए कुछ बोल पाओ। नहीं, नाउ रूल नंबर 10, नो गवर्नमेंट servant shall except with the previous sanction of government give evidence in connection with any inquiry conducted by any person committee or authority। मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आओ आप गवाह बन जाओ और इसके बारे में एविडेंस दे दो या कुछ दे दो, तो आप दे दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ठीक है। 11th में है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को जो है अच्छे सद्भाव के साथ इन्फॉर्म करना चाहिए। तो जैसे कि आरटीआई एक्ट पास हुआ है 2005 में, उसके अंतर्गत हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। 12 में सब्सक्रिप्शन, अब आप ये नहीं कि चंदा लेने लगे, आप अपने जूनियर से चंदा लेना शुरू कर दिए कि भाई कोई फंड ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। प्रीवियस सेंशन है, हर चीज का ध्यान रखिए, कोई भी सरकार में कोई भी कार्य है उसके लिए अगर आप प्रीवियस सेंशन लेके कर रहे हैं, आपको अप्रूवल मिल ही गया तब तो बात खत्म हो गई, है ना। बट इन जनरल बिना सेंशन के नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 8 पे भी वैलिड है कि भाई आपको मीडिया के साथ, अब हो सकता है आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मेंबर हो, तो आप तो काम करोगे ही ना, वो आपको वर्क हो गया, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दी है, अपॉइंटमेंट ही इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो हर जगह अगर प्रीवियस सेंशन है तो इन जनरल वो सही होता है। 13 नंबर, रूल नंबर 13 है गिफ्ट। कि कोई भी गिफ्ट जो है आप ऐसे लोगों से जिनके साथ आपकी डीलिंग है, जिनके साथ आप वर्क कर रहे हो, उनसे आप नहीं लोगे। गिफ्ट का मतलब क्या क्या हो सकता है, फ्री ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, बोर्डिंग भी हो सकती है, लॉजिंग भी हो सकती है ना। लेकिन फिर ये येलो वाला एक्सेप्शन है आपका कि कैजुअल मील आप खुद से किसी ने कह दिया कि भाई और चलो दोपहर में खाना खा लेते हैं एक साथ, है ना, या आप कहीं रोड पे खड़े हो किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, है। या सोशल हॉस्पिटैलिटी, मतलब अब कहीं गरबा का डांस हो रहा है, वहां पे आपको इनवाइट किया गया, नौ दुर्गा पूजा है वहां पे इनवाइट किया गया, है ना, ईद में आपको इनवाइट किया गया, सो वहां पे ये लागू नहीं होता है, ये रूल वहां पे लागू नहीं होगा। लेकिन किसी भी तरह की लेविश हॉस्पिटैलिटी या फ्रिक्वेंट, मतलब अब यही नहीं कि आप रोज रोड पे खड़े हो और रोज आके कोई आपको लिफ्ट दे रहा है, रोज आपका लंच डिनर कोई और अरेंज कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नाउ मैंने आपका कवर करा दिया है रूल नंबर 13 तक। 13 है डाउरी, दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 है, और इसमें ये एक्ट भी आपको याद रखना है कि कौन सा एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ठीक है। रूल नंबर 14 में पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा नहीं कि भाई आप जो है बिना प्रीवियस सेंशन के कुछ भी आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पक्ष में या विपक्ष में आप जो है कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दो। लेकिन आपने इन जनरल देखा होगा कहीं रिटायर होता है कोई, तो लोग गिफ्ट देते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो सिंपल चीजें हैं, ठीक है। उतना फेयरवेल एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। इनफॉर्मल होता है, फेयरवेल होता है, ये दो एक रूल है जो एक्सेप्शन है। तो एक तो एक्सेप्शन रूल 1 है कि सिंपल हो, ज्यादा खर्च नहीं हो। दूसरा ये कि कोई फेयरवेल देना है तो आप कर सकते हो। दूसरा है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, ये नहीं कि भाई आपने प्राइवेट में जैसे होता है ना कि मून लाइटनिंग कर लिया, कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं दिन में, एक में रात में कम काम कर लिया, दोनों जगह से पैसे कमा लिए, ये आप ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकते हो कि अपना प्राइवेट ट्रेड आप कर लो, आप कुछ और ही एम्प्लॉयमेंट कर लो, ठीक है। नाउ मैंने जैसे कि पहले ही बता रखा है कि एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्शंस देख लेने क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये रहा कि डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, ये वाला एक बार देख लीजिएगा। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछेगा, बेसिक फंडा पूछता है कि रूल नंबर 15 में क्या है, ठीक है, या प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं है, इतना ही पूछेंगे। ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर वो वर्क कर रहा है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, कोई मुद्दा ही नहीं उठता कि वो अपना जो है प्रीवियस परमिशन ले, ठीक है। क्या क्या बिना प्रीवियस सेंशन के ले सकता है, कोई ऑनरेरी वर्क है, सोशल चैरिटेबल नेचर का, वो कर सकता है। ओकेशनल वर्क है, भैया किसी को किताब लिखने का शौक है? किसी को पेंटिंग करने का शौक है, वो कभी कभार कर रहा है तो कर सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग ले सकता है, ठीक है। किसी सोसाइटी का मैनेजमेंट में है, रजिस्ट्रेशन में है, प्रमोशन में वो हेल्प कर सकता है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी।
लेकिन अगर गवर्नमेंट मना करती है तो ऑफ कोर्स आपको काम नहीं करना है। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप कंडक्ट रूल को अगर इन जनरल कॉमन सेंस यूज करके काम करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे रट लूँ तो नहीं समझ में आएगा। बेसिक कंडक्ट रूल्स क्या है, आपकी एथिक्स और मोरालिटी की बात होती है इसमें, है ना? अगर आपका कोई मान लो फैमिली मेंबर है और वो कोई ट्रेड में है या बिजनेस में है या कोई इंश्योरेंस एजेंसी है, उसकी कमीशन एजेंसी है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना होता है गवर्नमेंट को। कोई भी फीस आप जो है नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये नहीं कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पैसे ले लूँ आपसे, है ना? दिस इज नॉट पॉसिबल, करना नहीं चाहिए ऐसा। हम्म। दूसरी चीज है 15A है सब लेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। भाई सीधी सी बात है, आपको क्वार्टर मिला, गवर्नमेंट ने क्वार्टर एलोकेट किया आपको। अब आप कोई अच्छी सिटी में दिल्ली मुंबई में है ना? वहाँ का रेंट 45,000 है, आपको तो गवर्नमेंट ने एचआरए आपका 8,000 10,000 12,000 जो भी है उसमें आपको अलॉट कर दिया। आपने सोचा कि यार मुझे तो 3 कमरे मिले हैं, एक कमरे में मैं रह लेता हूँ, 2 कमरे किसी और को किराए पे दे देता हूँ। ये नहीं करना है, दिस इज अगेंस्ट कंडक्ट रूल, ठीक है? दूसरा है 16 नंबर, इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरोइंग। तो अब इसमें दिया है कि भैया कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकता, शेयर में नहीं लगा सकता, अदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आपने बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें एक लूप होल है, लूप होल कह लो आप या एक्सेप्शन समझ लो। कोई भी ओकेशनल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दैट इज, अगर मुझे मान लो ओला का शेयर खरीदना है या किसी और कंपनी का टाटा के शेयर खरीदने हैं, तो आई कैन इन्वेस्ट। आज इन्वेस्ट करूं, मैं 5 साल 7 साल बाद बेचूं, वो मनाही नहीं है। लेकिन ये नहीं कि मैंने सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, क्योंकि हो सकता है आपके पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप उस पोजीशन पे हो कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे आपका बहुत ज्यादा गेन या बहुत ज्यादा आप दूसरे को लॉस करा पाओ। इसलिए दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि भाई आपका फैमिली मेंबर्स में कौन क्या हो सकता है। इसकी एग्जैक्ट लाइंस पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। पेज नंबर 12 है, रूल नंबर 16 है। इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बेसिक फंडे यही कि अगर आपका किसी से डीलिंग है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं पे आपके डायरेक्टर हैं आपके फैमिली वाले, तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, क्या नहीं कर सकते, ये चीजें देखने का है, ठीक है? अब पता चले आप ही आईपीओ फिक्स कर रहे हो, आईपीओ का प्राइस, और आप ही अप्लाई कर दे रहे हो, तो आपको तो सब पता है, आपका अलॉटमेंट हो ही जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं करनी होती, है ना? जहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं करना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अ, हिंदी तो एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली ये है कि दो लोगों को जहां आपके लाभ होने के चांसेस हो, वो वहां पे आपको चीजें नहीं करनी है। अब ये भी नहीं कि आपने देखा होगा सूदखोर बन जाना, वो होता है ना, इंटरेस्ट पे पैसे देने, 1,000 रुपए दिया 1,500 वसूलेंगे, है ना? पहले के जैसे लाला लोग होते थे, लाला लोग तो नहीं बट कुछ होते थे, वो मूवीज में दिखाते थे ना, तो वैसा नहीं बनना है, ठीक है? सो आप इंटरेस्ट पे पैसे नहीं दे सकते, बट ठीक है, आपके दोस्त यार हैं, आपका कलीग्स हैं, आप उनसे छोटे मोटे पैसे दे सकते हो, बट इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है? ये देखा है आपको जो एक्सेप्शन दिया हुआ कि पर्सनल फ्रेंड्स को है, रिलेटिव है, तो टेम्परेरी लोन दे सकते हैं, स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट, ताकि इसमें प्रॉब्लम नहीं हो। अब इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस क्या है, रूल नंबर 17 में? भाई ऐसा ऐसे खर्चे करो कि आपके ये ना रहे कि आपके ऊपर कर्जे ही कर्जे आते जाएं, है ना? वरना फिर उसमें क्या है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है आपके ऊपर, ठीक है? और फिर वो पूरी लीगल प्रोसीडिंग की रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी, एंड बहुत सी चीजें उसमें, क्या सही हो आप, क्या नहीं सही हो, गलत है कुछ, ठीक है? वो सब का सब जो है आपके ऊपर चीजें आएंगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। 18 नंबर है, अगर क्वेश्चन आना है, जहां तक मुझे लगता है अगर सीसीएस स्टैंडर्ड रूल से कोई क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको 18 नंबर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि आपके मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि तीनों का डिफिनेशन आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या वैल्यूएबल है, क्या मूवेबल है, क्या इमूवेबल है। भाई आपकी गाड़ी चल सकती है तो मूवेबल हुई है, इमूवेबल घर हुआ आपका, वैल्यूएबल क्या हुआ, वैल्यूएबल में कुछ दिया होगा डिफिनेशन, तो हम आगे देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है? अगर 10,000 से कम का सामान है, भाई आपने बर्तन ले लिया, 10 थाली ले ली, अब 10 थाली का अलग अलग तो आप हिसाब दोगे नहीं, तो 10,000 से कम के सभी चीजों को एक साथ लमसम आप दिखा सकते हो, ठीक है?
ग्रुप ए और ग्रुप बी को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है कि भाई आपके पास कितनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। आईपीआर बोलते हैं इसको, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, कितनी आपने खरीदा, कितनी बेचा, सब कुछ आपको डिटेल्स देनी पड़ती है इसमें। तो इसलिए रूल नंबर 18 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रूल नंबर 18 अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नोट्स में होंगे। गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है ग्रुप सी और ग्रुप डी को इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन होती है, किसको किसको आप इन्फॉर्म करोगे, तो ग्रुप ए के लिए क्या है, एचओडी होता है ग्रुप बी के लिए, और हेड ऑफ ऑफिस होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और ग्रुप ए के लिए गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और 18 ए में भी यही कि भाई बाहर आप आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ द कंट्री आप चीजें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते, प्रायर परमिशन चाहिए नहीं चाहिए, इतनी सी उसमें जानकारी दी हुई है। रूल नंबर 19 में है विंडिकेशन ऑफ राइट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कोई भी आप ऐसा नहीं है कि रिकोर्स आप कोर्ट में चले जाओ, प्रेस में चले जाओ कि भाई मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो गया है, ऐसा हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपकी रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट नहीं मानती है तो फिर ये मान लेना चाहिए। आपने मान लो परमिशन मांगी गवर्नमेंट से कि भाई हमें कुछ प्रॉब्लम है, हम कोर्ट के पास जाना चाहते हैं, प्रेस के पास जाना चाहते हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर जवाब नहीं दिया, तो ये डीम्ड परमिशन मानी जाती है कि भाई आपको परमिशन मिल गई है। दिस इज इम्पोर्टेंट, सो इसको याद कर लीजिएगा। अब ये है कि आप अपने शहर में बैठे हैं और आपका बड़ा पहुंच वाले हैं, पावर वाले हैं आप, और आपका जो ऑफिसर आया है वो कहीं और से आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर की पावर लेके अंदर आ जाइए कि भई ऐसा है, मेरा तो बहुत इन्फ्लुएंस है, मैं अपने हिसाब से काम कराऊँगा। दिस इज़ अगेंस्ट द कंडक्ट रूल, और यही रूल नंबर 20 बताता है। रूल 21 बताता है कि भई शादी-ब्याह में क्या है, कोई अगर जीवित है आपकी स्पाउस तो आप शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप अ, हिंदू हैं एंड आपकी कोई लिविंग स्पाउस है, सो यू कैन नॉट, है ना? और अगर कोई अदर नेशनैलिटी से करते हैं एंड देन आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है? इंटीमेट करना होता है, ध्यान रहे प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। रूल नंबर 22 में है कि भाई आपको ये नहीं कि शराब पी के, ड्रग्स पी के आप पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दैट शुड नॉट बी द केस। अपने कमरे में बैठ के आप कुछ भी कर रहे हो, पब्लिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। 22 में क्या है कि कोई भी 14 साल से कम के बच्चे को जो है आप एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रख सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह का काम, चाहे हजार्डस हो नॉन हजार्डस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट ये है, 5 पन्ने में आपका सीसीएस स्टैंडर्ड रूल मैंने खत्म किया है, ये 5 पन्ने का नोट्स आपको अभी अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या है, जैसे मैंने कुछ अपडेट्स आई हुई हैं तो मैंने अपडेट्स कर दी हैं। ये सेंट्रल सिविल पोस्ट किसको कहते हैं, तो जिसकी 13,500 से कम ज़्यादा नहीं हो तो ग्रुप ए है ना। सेंट्रल सिविल पोस्ट करेंगे पे और स्केल ऑफ पे विथ मैक्सिमम और 4,000 से लेकर 9,000 तक है तो कौन सी ग्रुप की है, वो ग्रुप सी है। 9,000 से 13,000 के बीच में हो तो ग्रुप बी है। रिजर्वेशन का टॉपिक मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, आज के ही वीडियोस में मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको रूल्स याद कर लेने हैं, रूल नंबर याद कर लेने हैं कि रूल क्या क्या है क्या क्या नहीं है। दूसरे एक्सेप्शन याद कर लेने हैं। ये 21 पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रीता स्वामी की किताब से आप यहाँ से पढ़िए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बेनिफिशियल है आपके लिए। कोई भी इंटरप्रिटेशन होता है, कुछ भी होता है तो कौन करेगी, ऑफकोर्स गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। डेलीगेशन किसको है, पावर्स की डेलीगेशन किसको है? किसी भी पावर की डेलीगेट मतलब करना, मान लो आपके पास ये पावर है कि आप ये काम कर सकते हो, और आपने कहा भाई मैं अपनी पावर देता हूँ किसी और आदमी को, अपने जूनियर को, ये कर सकता है, तो ये डेलीगेशन हो सकता है, ये गवर्नमेंट में बहुत आम सी बात है, ठीक है। सो दिस इज इट। इसके लिए इसमें लिमिट्स याद कर लेना है कि कितने में क्या लिमिट्स होती हैं, कितने में लिमिट्स नहीं होती, ठीक है। वो एक बार देख लीजिएगा। और मैंने नोट्स जो भेज रहा हूँ उसमें मैं ये लिमिट्स अपडेट कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा आपको, क्योंकि वीडियोस को शॉर्ट रख रहा हूँ, मैं बस बेसिक आपको फंडा समझाना चाह रहा हूँ। बाकी तो क्या है, एक बार 4-5 पन्ने का नोट्स है, 2-4 बार रटेंगे आप तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है, कि किसमें कितना की
गिफ्ट ले सकते हैं, किस में नहीं दे सकते हैं। जैसे ग्रुप ए के लिए 25,000 है, ग्रुप बी के लिए 15,000 है, ग्रुप सी के लिए 7500 है। ठीक है, ये मैं अभी अपडेट भी कर दूंगा इन केस कोई अपडेट आई हो मेजर तो। कोई भी अमेंडमेंट्स हुए होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो रेदर देन ये लाइन रटने के बजाय अभी क्या है कि अब रूल्स चेंज हो गए हैं इसमें, तो ये मैं 3 पॉइंट्स, ये इसके लिए मैं एक अमेंडमेंट का उस पे डाल दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वो देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।